हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे केएसएच इंटरनेशनल के बारे में। इस कंपनी को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जितने ही सनराइज सेक्टर है, सनराइज इन द सेंस के जहां पे ग्रोथ बहुत तगड़ी है, जहां पे कह सकते हैं इमर्जिंग सेक्टर है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है, मतलब अभी ग्रोथ की शुरुआत हुई है और आगे तो बहुत बड़ा ये सेक्टर बन सकता है। जैसे पावर सेक्टर में अगर देखोगे आप लोग तो जो टीएनडी सेक्टर है, ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेक्टर, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, ईवी हो गया, उसके अलावा ये जो ईएमएस प्लेयर्स हो गए, उन सबको जो है वो एक प्रोडक्ट की जरूरत रहती है। स्पेशली ट्रांसफॉर्मर्स एंड जो ये ईवी सेक्टर से उनको एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जो काफी क्रिटिकल कंपोनेंट है, स्पेशलाइज्ड वायर होते हैं, उसकी जरूरत रहती है, जिसको बोलते हैं मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स। वो ये कंपनी बनाती है। अब आप लोग ये टर्म समझ के या फिर सुन के ज्यादा मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा काफी क्रिटिकल बिजनेस मॉडल होगा। इतना क्रिटिकल बिजनेस मॉडल नहीं है। और इस वीडियो में मैंने इस बिजनेस को बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में, सिंपल वे में जो है वो समझाने की कोशिश की है। केएसएच इंटरनेशनल के बारे में इससे बेहतर वीडियो शायद ही आपको इंटरनेट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ यहां पे कवर किया है, चाहे बिजनेस मॉडल हो या फिर इनके Q4 के नंबर्स हो, FY26 के नंबर्स हो, कॉन कॉल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल की है कंपनी ने। फ्यूचर आउटलुक क्या है, किस तरीके से एक्सपोर्ट को कंपनी ग्रो कर रही है और आगे मार्जिन एक्सपेंशन का क्या प्लान है, कैपेसिटी कैसे यहाँ पे कंपनी नई लाने वाली है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स है दोस्तों, वो दो कैटेगरीज के अंदर बनते हैं। एक तो अपना स्पेशलाइज्ड कैटेगरी हो गया, जहां से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, लगभग 76% रेवेन्यू इनका जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, आगे बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है, वहां से आता है। और बाकी का जो है वो स्टैंडर्ड वायर से आता है। जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है वो बड़े कंपोनेंट्स के अंदर यूज होता है, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो गए, रिन्यूएबल्स के अंदर जो ट्रैक्शन मोटर्स यूज होते हैं, रेलवेज के अंदर जो अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं वहां पे यूज होते हैं इनके, लाइक ये जो स्पेशलाइज्ड वायर है वो। एंड उनके जो दूसरे वायर्स हैं स्टैंडर्ड वायर्स, वो सिंपल वाले जो एसी के कंप्रेसर हो गए या फिर ईवी हो गए या फिर जो ट्रैक्शन मोटर्स होते हैं ईवी के, वहां पे यूज होते हैं। मतलब सबसे बड़ा प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मर, वहां पे भी इनके वायर्स जो ये कंपोनेंट बनाते क्रिटिकल, ये मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, उसकी जरूरत ट्रांसफॉर्मर से लेके जो छोटा सा कंप्रेसर लगता है एसी के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, वहां पे भी जरूरत रहती है। तो अंदाजा लगा सकते हो डिमांड कितनी हाई रहेगी। और ये हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। यहां पे एंट्री लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अप्रूवल्स आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये जो इनके जो भी कंपोनेंट्स है वो लगते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, वो लगते हैं रिन्यूएबल्स के अंदर। तो आपको हाई अप्रूवल्स चाहिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशंस के, और अलग अलग लेवल पर अलग अलग अप्रूवल्स आपको चाहिए, अलग अलग लाइसेंस चाहिए आपके प्रोडक्ट्स को यूज करवाने के लिए। तो दैट्स वाई काफी हाई एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। ग्रोथ काफी अच्छी है, मैनेजमेंट काफी अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इस वजह से इस बिजनेस को स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए सबसे पहले इनके बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो कंपनी करती क्या है दोस्तों, यहाँ पे 45 इयर्स ओल्ड कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स को, ठीक है, जो यहाँ पे अपने जो ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जो यूज होता है यहाँ पे, जो कॉइल्स लगते हैं लार्ज से लेके स्मॉल इलेक्ट्रिक मशीन्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मर से लेके एसी के अंदर, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक मशीन्स है उसके कॉइल्स के अंदर जो वायर यूज होता है उसको बोलते हैं मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स। वो यहाँ पे ये कंपनी बनाती है। और उसके बाद यहाँ पे जो ओईएम्स होते हैं, अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के ओईएम्स हो गए, रिन्यूएबल्स के ओईएम्स हो गए, उनको कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट करती है या फिर उनको यहाँ पे सप्लाई करती है। एक्सपोर्ट से इनका 30% रेवेन्यू आता है, इंडिया से इनका 70%। और आगे जाके यहाँ पे इनका एक्सपोर्ट का एक्सपोजर बढ़ने वाला है, जो कि कंपनी ने गाइडेंस दिया है, आगे बात करेंगे उसका, ठीक है। इनका प्रोडक्ट जैसा मैंने बोला, पावर ट्रांसफॉर्मर से लेके एसी तक इनके जो प्रोडक्ट्स है वो यूज होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वायर्स के। दो कैटेगरी है इनके वायर्स के, वो आगे मैं समझा दूंगा आपको बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और उसके अंदर आप लोग देखोगे तो जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है वहां से कंपनी का लगभग यहाँ पे 76% रेवेन्यू आता है। वो कंपनी यहाँ पे लार्जेस्ट प्लेयर है और उसके लिए यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये पूरे वाइंडिंग वायर्स का। एक्सपोर्ट बिजनेस में इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है ये, ठीक है। B2B बिजनेस मॉडल है, जो कि 120 डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ओईएम्स को यहाँ पे जो है वो कैटर करती है अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। अपने जो वायर्स है वो भेजती है यहाँ पे 120 से ज्यादा बड़े कंपनीज को। तो अंदाजा लगा सकते हो क्वालिटी स्टैंडर्ड किस लेवल के होंगे कंपनी के प्रोडक्ट्स के, कि 120 से ज्यादा कंपनीज ओईएम्स यहाँ पे इनसे माल खरीदती है या फिर इनके प्रोडक्ट्स यूज करती है।
और उसके अलावा एक चीज यहां से ये भी हमको देखना होगा कि कितना डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, मतलब कि कंपनी एक आधे ओईएम्स के ऊपर या फिर एक आधी जो कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं है अपने रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, या फिर लाइक अलग अलग काफी सारे लाइक चारों जो कॉन्टिनेंट्स है, यहाँ पे एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह ये लोग अपना बिजनेस यहाँ पे मतलब एक्सपोर्ट के जरिए वहां से भी रेवेन्यू इनका आता है। तो काफी डाइवर्सिफाइड मॉडल है। अगर कंपनी के क्लाइंट आप लोग देखोगे तो हिटाची, बेल हो गया, उसके लिए यहाँ पे जी वर्नोरा हो गया, यहाँ पे सीमेंस एनर्जी हो गया, तोशिबा हो गया, बॉस हो गया, उसके अलावा यहाँ पे एटलांटा हो गया, एटोमबर्ग जो अभी ये अपने फैंस वगैरह बनाती है, ठीक है, सीजी पावर हो गया। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स है भाई, चाहे ग्लोबल लेवल पर इंडिया के सबसे बड़े बड़े जो भी जितने भी बड़े क्लाइंट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स की जरूरत सबको है, ठीक है। दो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरीज है इनके उसमें फिर सब कैटेगरीज भी है, मतलब दो तरीके के वायर बनाती है समझ लो आप लोग। एक यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स है और एक यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स है। ये यहाँ पे जो छोटे यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रिक मशीन्स होते हैं वहां भी यूज होते हैं। ये यहाँ पे स्पेशलाइज्ड होते हैं जो कि बड़े ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, ईवी की जो ट्रैक्शन मोटर्स हो गई, रिन्यूएबल्स के अंदर जो मोटर्स यूज होते हैं, या फिर अलग अलग यहाँ पे मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे इनका यूज होता है। और इसके अंदर भी यहाँ पे दोस्तों जो है वो अलग अलग सब कैटेगरीज है जो मैं आगे आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज्ड मैग्नेटिक वाइंडिंग वायर्स की, सॉरी मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे 76% रेवेन्यू इनका यहीं से आता है दोस्तों। ये सेगमेंट कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आगे भी यही सेगमेंट के ऊपर कंपनी का यहाँ पे फोकस टोटली रहने वाला है। और इसमें भी दोस्तों ये 75% जो रेवेन्यू आता है उसमें से भी अगर देखोगे आप लोग तो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में इनके पास 4 प्रोडक्ट है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड वायर्स है, उसमें भी 4 तरीके के वायर्स कंपनी बनाती है। एक कंपनी बनाती है यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर एनिमल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे बंच्ड पेपर इंसुलेटेड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाती है कंपनी, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे पेपर इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर कॉपर एंड एल्यूमिनियम मैग्नेट वाइंडिंग, मतलब ये अलग अलग प्रकार है भाई, ज्यादा हमको डीप में नहीं जाना है, नाम वगैरह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब ये 4 प्रकार के वायर्स यहाँ पे कंपनी बनाती है जिनका अलग अलग यूज होता है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे सीटीसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। आप देखोगे यहाँ पे जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है, टोटल रेवेन्यू का 75% के आसपास के रेवेन्यू कंपनी का यहां से आता है, 76 ही कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे ये रेवेन्यू बढ़ ही सकता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी का ज्यादा फोकस है। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो इसमें भी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में भी जो रेवेन्यू आता है उसका 50% रेवेन्यू इनका यहां से आता है, सीटीसी। इसकी डिमांड काफी ज्यादा हाई है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीमियम, यहाँ पे सीटीसी वायर बोलते हैं इसको, बहुत ज्यादा प्रीमियम वायर होता है। ये देख सकते हो इस तरीके का आता है जो कि यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है, एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है, जो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं जहां पे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर बनाए जाते हैं वहां पे ये वायर यूज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। रेलवे के अंदर भी जो ये ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर लगते हैं ये उसमें यहाँ पे यही वायर यूज होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरा इनका है जो अलग अलग मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है, जैसे ये दूसरा रेक्टेंगुलर एनिमल्ड वायर है जो कि यहाँ पे ईवी इलेक्ट्रिक मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है। उसके अलावा अगर बात करोगे बंच्ड वायर इनका, ठीक है, और यहाँ पे पेपर इंसुलेट, ठीक है। अलग अलग आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं जूम कर लेता हूं इन दोनों के लिए अगर आपको देखना है तो, ठीक है, जूम कर दे रहा हूं। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक, ठीक है। चलिए तो होपफुली आप लोगों को स्पेशलाइज्ड कैटेगरी इनका समझ में आया होगा, ठीक है। देन यहाँ पे दूसरा कैटेगरी है स्टैंडर्ड कैटेगरी, जहां पे कंपनी का यहाँ पे लगभग 25% के आसपास का रेवेन्यू आता है, ठीक है, 24 से 25%। यहाँ पे कंपनी एक आधा प्रोडक्ट ही बनाती है और इसका मोस्टली यूज यहाँ पे ये वायर्स का ईवी मोटर्स के अंदर, कंप्रेसर, होम अप्लायंसेस और यहाँ पे जो स्विच गियर्स होते हैं उसमें इनका यूज होता है मेनली, ठीक है। तो आप समझ गए रहे होंगे दोस्तों, ये सारे आपने देखा ही होगा वायर, मतलब आप लोगों ने पहले जो लाइक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपने तोड़े होंगे बचपन में, तो ये सब वायर आप लोग परिचित होंगे इससे, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्तों बिजनेस मॉडल होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। कंपनी वायर ही बनाती है लेकिन स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के वायर्स बनाते हैं, जो क्रिटिकल कंपोनेंट वाले वायर्स है वो ये कंपनी बनाती है जो क्रिटिकल कंपोनेंट में यूज होते हैं, ठीक है। तो है तो वायर कैटेगरी का ही स्टॉक, लेकिन मतलब कंपनी ही, लेकिन स्पेशलाइज्ड भाई, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर में आप सिंपल सा वायर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे हाई वोल्टेज पे पास करने के लिए वो वायर्स का यूज होना है,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर्स कैसे डिलीवर किए कंपनी ने, क्योंकि इनका क्या है दोस्तों, इनका मेन जो रॉ प्रोडक्ट है वो है, मतलब रॉ मटेरियल है वो यहाँ पे है अपना क्या बोलते हैं ये एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो प्राइजेस बढ़े तो मेंटेन कैसे किया है कंपनी ने सब कुछ, ठीक है। तो देखो Q4 के अंदर 1018 करोड़ का रेवेन्यू किया कंपनी ने, जो कि रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर बेस पर Q4 के अंदर 100% के ऊपर की ग्रोथ थी। EBITDA के अंदर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो 60% की ग्रोथ थी, क्योंकि ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम के प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जिस वजह से यहाँ पे EBITDA मार्जिन थोड़े से डिक्रीज हुए Q4 के अंदर कंपनी के। टोटल यहाँ पे 56.3 करोड़ का EBITDA कंपनी ने किया। उसके लिए यहाँ पे EBITDA मार्जिन अगर देखोगे तो 6.93% के EBITDA मार्जिन घट के हो गए इस क्वार्टर के अंदर 5.53% के। और ये होगा जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे दोस्तों, तो इनका रेवेन्यू हाई होगा, EBITDA मार्जिन इनके डिक्रीज होंगे, और जब कॉपर एंड एल्यूमिनियम के प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो इनका रेवेन्यू थोड़ा सा घटेगा, लेकिन इनके मार्जिन जो है वो इंप्रूव होंगे, ठीक है। बाकी पैट इन्होंने ग्रो किया यहाँ पे 74% के आसपास से, और 44.7 करोड़ का इन्होंने यहाँ पे पैट किया। पैट मार्जिन की बात करें तो 3.39% के पैट मार्जिन डिलीवर किए, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा यहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो डिक्रीज देखने को मिला, ठीक है। उसका रीजन वही है, रॉ मटेरियल्स काफी महंगे हो चुके हैं इनके, और ये इनका बिजनेस का नेचर है, ठीक है। EBITDA पर टन अगर देखोगे आप लोग तो 6000 का EBITDA पर टन यहाँ पे कंपनी डिलीवर किए थे Q4 FY25 के अंदर, जो बढ़ के अब हो चुका है यहाँ पे 74,000 का। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है भाई, एक तो यहाँ पे ये प्राइजेस बढ़े वो, और प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छे से कंपनी ने चेंज किया इस वजह से, ठीक है। चलिए फुल ईयर भी देखोगे आप लोग तो यहाँ पे 3107 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया है, जो कि 60% की फुल ईयर FY26 के अंदर ग्रोथ है। EBITDA के अंदर भी 56% की ग्रोथ है, 192 करोड़ का EBITDA किया इन्होंने ऑलमोस्ट। EBITDA मार्जिन्स में देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रखा है कंपनी ने, यहाँ पे EBITDA फुल ईयर बेस पर 6.35% के EBITDA यहाँ पे 6.18% के रहे हैं। पैट यहाँ पे 110 करोड़ के आसपास का पैट किया है, 62% की ग्रोथ यहाँ पे है, ठीक है। और पैट मार्जिन्स में देखोगे आप लोग तो यहाँ पे भाई इंप्रूव किया है फुल ईयर बेस पर 10 बेसिस पॉइंट से 3.53% का पैट मार्जिन्स बढ़ के हो चुका है 3.54% का, ठीक है। तो ओवरऑल जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम के प्राइजेस इतने बड़े हैं, स्टिल कंपनी ने अपने मार्जिन्स को काफी अच्छे से स्टेबल रखा है ओवरऑल बेस पर। EBITDA पर टन यहाँ पे 7600 का EBITDA मार्जिन्स यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया, जो कि FY25 के अंदर 52 के 500 का था, ठीक है। चलिए सो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर किए कंपनी ने, बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे ओवरऑल हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनके कॉल्स के अंदर क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें कंपनी ने डिलीवर किए हैं, और क्या कुछ यहाँ पे आउटलुक दिया है फ्यूचर को लेके। तो कॉल्स यहाँ पे क्या कुछ अपडेट्स है उसको अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग तो वॉल्यूम्स एंड एक्सपोर्ट का क्या अपडेट दिया कंपनी ने। तो सबसे पहले इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है देखोगे आप लोग तो यहाँ पे 60 अगर देखोगे आप लोग वॉल्यूम में तो यहाँ पे अगर देखोगे आप लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर, तो वॉल्यूम्स के अंदर यहाँ पे जो यहाँ पे 7400 मैट्रिक टन Q3 के अंदर थे, जो बढ़ के यहाँ पे 7600 हो चुके, और यहाँ पे 5900 यहाँ पे मैट्रिक टन इन्होंने यहाँ पे जो है वो वायर्स बेचे थे, वो जो यहाँ पे Q4 FY25 के अंदर। तो अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ है भाई, फुल ईयर बेस पर 21% का वॉल्यूम ग्रोथ है, और Q बेस पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पे Q4 में ईयर ऑन ईयर यहाँ पे इनका देखोगे तो 29% का ग्रोथ है वॉल्यूम्स के अंदर, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे डिलीवर किया है। उसके अलावा देखोगे आप लोग तो वॉल्यूम्स ये कह रहे हैं कि थोड़े से ज्यादा होते हमारे वॉल्यूम्स, क्योंकि इनका मिडिल ईस्ट वाला जो बिजनेस है, आपको पता है मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो इंपैक्ट हुआ इनका बिजनेस, जिस वजह से क्या है कि इनके जो काफी ज्यादा शिपमेंट्स है वो डिले हुए हैं, और इसकी वजह से, और दूसरा यहाँ पे काफी ज्यादा शिपमेंट इन्होंने रोक भी दिए थे, क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों, बिजनेस मॉडल इनका मेक इन ऑर्डर वाला है, ठीक है। मतलब मेक टू ऑर्डर वाला है, मतलब ऑर्डर तो उसके बाद ही ये लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा इनके ऑर्डर्स भी रुके, ठीक है, ये सिचुएशन की वजह से मिडिल ईस्ट वाली, और इन्होंने रोक भी दिए काफी ज्यादा इनके पेंडिंग ऑर्डर्स बनाना, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पे इनका वॉल्यूम्स थोड़ा सा और भी अच्छे से ग्रो हो सकता था, जो कि ओवरऑल अच्छा ही है स्टिल। एक्सपोर्ट यहाँ पे बिजनेस इनका 92% से ईयर ऑन ईयर बेस पर जो है वो इनका यहाँ पे डिलीवर किया, और
सॉरी 27% यहाँ पे टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से इनका आया, ठीक है। और 100% ये टोटली इनका जो रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से, वो टोटली रेवेन्यू दोस्तों इनका आता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर ओईएम्स को यहाँ पे लोग जो है वो 4 कॉन्टिनेंट्स के अंदर अपना माल भेजते हैं, ठीक है। मतलब स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के वायर्स इनके यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होते हैं ट्रांसफॉर्मर के लिए ही ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे किसी कैटेगरी को ये अभी तक एक्सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे इनके रिलेशंस हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। और काफी ज्यादा जो कंपनीज है उनके साथ ये काफी अच्छे से काम कर रहे हो, काफी ज्यादा नए क्लाइंट्स भी इनके साथ जुड़े एक्सपोर्ट के लिए। और उसके अलावा अगर बात करोगे यहाँ पे, तो ओवरऑल इनके जो भी कंपनीज के साथ ये काम कर रहे हैं वो सारे कंपनीज अपने कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब जितना कैपेसिटी इनके ओईएम्स का बढ़ेगा, जिनके साथ इनके रिलेशंस हैं, उतना ही इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए जो कंपनी ने यहाँ पे कॉन कॉल्स के अंदर बताई है। अब यहाँ पे बात करते हैं इन्होंने एक्सपांशन किया है, इनके ऑलरेडी 3 से 4 फैसिलिटीज थे और सूपा के अंदर इन्होंने यहाँ पे, सूपा एक एरिया है जहां पे अपना नया फैसिलिटी लेके आए, ठीक है। तो वहां पे क्या कुछ चीजें, क्या अपडेट है वो एक्सपेंशन के, तो सुपा वाला जो एक्सपेंशन है वो ट्रैक के ऊपर है, इनका फेज 1 आ भी चुका है सुपा का और उसमें काफी ज्यादा मतलब चीजें होने भी लगी है और FY 27 तक ये पूरा जो इनका एक्सपेंशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एज ऑफ नाउ इनका यहाँ पे 43 के आसपास का मेट्रिक टन आसपास का यहाँ पे कैपेसिटी है, जो बढ़ के यहाँ पे सुपा का ये Q2 के अंदर Q3 या फिर Q2 के आसपास ये पूरा एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा। देन इनका पूरा यहाँ पे कैपेसिटी हो जाएगा 59 मैट्रिक टन का, ठीक है, 59 के मैट्रिक टन का। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ और चीजें भी की है लाइक कैपेसिटी के अंदर। तो सोलार वाला जो इन्होंने आईपीओ अभी इनका 5-6 महीने पहले ही आया था, तो वहां पे क्या है कि इन्होंने बताया था आईपीओ के अंदर एक ऑब्जेक्ट बताया था कि ये लोग जो है वो सोलार पावर के लिए भी अपना रूफटॉप मतलब लगाएंगे। तो इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर देखोगे आप लोग तो 3.2 मेगावोल्ट का रूफटॉप सोलर लगाया है, जो कि टोटल प्रोडक्शन अभी इनका यहाँ पे सोलर कैपेसिटी का प्रोडक्शन हो चुका है यहाँ पे 4 मेगावोल्ट का, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्या है कि कॉस्ट रिडक्शन होगा कंपनी के लिए, आगे जाके मार्जिन एक्सपेंशन में ये हेल्पफुल होगा, क्योंकि जितना सोलार से ये लोग अपने एनर्जी लाइक यूज करेंगे उतना ही यहाँ पे इनको कॉस्ट इफेक्टिव वो रहेगा और लाइक सप्लाई का भी इश्यू थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। चलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ भी कंपनी देख रही है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कॉपर होता है, जो यूज होता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर, वो कंपनी खुद बनाने का देख रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये भी H2 के अंदर यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा इसका भी कामकाज, ठीक है। बाकी ईवी के ऊपर कंपनी का अच्छा खासा फोकस है, जो पिक करके यहाँ पे जो ये ईवी इंसुलेटेड वायर्स है जो कंपनी बनाने वाली है, मतलब बना भी चुके हैं, काफी ज्यादा सैंपल बना चुके हैं और अभी कंपनी कह रही है Q2 के अंदर हम लोग यहाँ पे जो है वो ये जो 800 वोल्ट वाला ट्रैक्शन मोटर्स है जिसमें यूज होते हैं कंपनी जो मतलब जो ये 800 वोल्ट वाले ट्रैक्शन मोटर जो ईवी में यूज होते हैं वो जो कंपनीज बनाते हैं उनको हम हमारे ये जो इंसुलेट वायर्स है वो भेजेंगे, वो लोग उससे मोटर्स बनाएंगे और उसका रिव्यू हम लोग लेंगे और फिर उसको एक्सपेंशन की तरफ देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये जो इनका नया ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकता है ईवी के अंदर, लाइक ईवी इंसुलेटेड वायर्स वो बनाने का कंपनी जो है वो कैपेसिटी अपना आगे बढ़ाएगी और ये एक इमर्जिंग सेक्टर है कंपनी के लिए जिसमें कंपनी यहाँ पे एंटर कर रही है और प्रोडक्ट्स बना भी चुके ये लोग, लेकिन अभी कह सकते हैं कि कौन से फेज में है, तो अभी टेस्टिंग फेज में है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कंपटीशंस की। तो कंपटीशन कंपनी के लिए किस तरीके का है, तो देखो ये जो यहाँ पे डिमांड एंड कंपटीशंस की बात करें तो ये जो लाइक ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वहां से जो स्ट्रक्चरल डिमांड आ रही है दोस्तों, आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी एक जगह पर बनती है लेकिन उसको फिर ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसमिशन और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पूरा यहाँ पे पावर का इंफ्रा लगता है और उसमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का मतलब बहुत बड़ा रोल है और इस वजह से इसमें बड़े बड़े कैपेक्स हमको देखने को मिले हैं और ये पूरा स्ट्रक्चरल डिमांड है और ना ही सिर्फ इंडिया के अंदर ग्लोबली भी इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे कंपनी कह रही है आने वाले 3 से 5 साल में इनके पास डिमांड का कोई भी इश्यू नहीं होने वाला है। उसके अलावा जो ये CTC है, CTC जो वायर इनका है सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का यही से आता है। तो कंपनी कह रही है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा डिमांड काफी हाई है और हम 20 साल से लाइक ये वायर को बना रहे हैं, पहली बार इंडिया में हमने ही ये वायर बनाया था और यहाँ पे दूसरे जो लाइक कंपनीज है उनके लिए एंटर होना इतना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके कल को उठ के CTC वायर बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता, उसका रीजन एक ही है भाई
कि यहाँ पे आपको लाइसेंस वगैरह लगते हैं, अप्रूवल्स लगते हैं, और एकदम से आप हाई वोल्टेज वाले वायर्स नहीं बना सकते। जो हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है वहां पे आप नहीं बना सकते, आपको पहले छोटा बनाना पड़ेगा, फिर उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा, अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। देन क्या है, 5 से 7 साल आपको लगेंगे। जहां पे आज के लेवल पर KSH है, वहां पे पहुंचने के लिए CTC सेगमेंट में दूसरे कंपनीज को, अगर कोई नया कंपनीज आ रहा है तो उनको 5 से 7 साल लगेंगे, क्योंकि सिर्फ एक अप्रूवल आपको नहीं लेना पड़ता है, अलग अलग मल्टीपर्पज यूज के लिए अलग अलग मल्टी अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये काफी सेफ हैंड है कंपनी के लिए। हाई एंट्री बैरियर वाला जैसा मैंने बताया 5 से 7 साल लगेंगे नए कंपनी को यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा कंपनी कह रही है कि जो ट्रांसफॉर्मर क्लाइंट है लाइक ग्लोबली और इंडिया के अंदर, वो हमारे पास साथ यहाँ पे मल्टी ईयर एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ पे लाइक कैपेसिटी बढ़ा रहे दोस्तों, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, और लाइक डिमांड किस तरीके का है उनको पता है, तो सप्लाई का भी उनको सिनेरियो यहाँ पे स्मूथ रखना है, इस वजह से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट यहाँ पे इनके साथ हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे टेलविंड्स है कंपनी के लिए। और ग्लोबली अगर देखोगे तो कंपनी यहाँ पे जो है वो नए क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है एज ऑफ नाउ। यूरोप एंड अमेरिका के अंदर भी काफी ज्यादा नए क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए बाकी अगर देखोगे आप लोग तो नया कैपेसिटी तो सुपा का तो आ गया भाई। ठीक है, जो 59 के मैट्रिक टन का कैपेसिटी इनका FY27 तक हो जाएगा Q3 या फिर Q2 के अंदर। लेकिन उसके अलावा भी कंपनी कह रही है कि हम लोग जो है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम लोग जो है एज ऑफ नाउ हमारे पास जो है वो सुपा का जो एक्सपेंशन है वो कंप्लीट होने के बाद भी हम लोग जो है वो 10,000 टन मैट्रिक टन का यहाँ पे कैपेसिटी और ऐड कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड रहा तो। लेकिन हम लोग एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि हम लोग नए नए सेगमेंट के अंदर जा रहे हैं जो कि इमर्जिंग सेक्टर है, जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गए, जैसे रिन्यूएबल हो गए, ईवी हो गया। तो इन सारे सेक्टर्स की हम लोग डिमांड को समझेंगे, किस तरीके की डिमांड इनको चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करेंगे, जिससे हमारा क्या है कि लाइक आगे जाके हमको कोई चीज ऐड ऑन ना करनी पड़े या फिर कोई चीज हमको चेंज ना करनी पड़े। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी कह रही है यहाँ पे कि हमारे पास ऑलरेडी लैंड है, बिल्डिंग है, यूटिलिटीज है। ठीक है, लेकिन हम वेट एंड वॉच करेंगे क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे जो नई इमर्जिंग मार्केट है उसके लिए। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो कंपनी यहाँ पे जो है वो ये ईवी इंसुलेटेड वायर्स है उनका अपडेट कंपनी ने दिया, क्योंकि ये एक ग्रोथ ट्रिगर कंपनी के लिए बन सकता है जो ईवी के ट्रैक्शन मोटर्स के अंदर ये वायर यूज होगा। तो कंपनी कह रही है अभी तो ये मतलब जैसा मैंने पहले भी बताया काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट स्टेज के अंदर है ये। ठीक है, और इसका अभी हमारे पास लार्ज कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हम OEMs के साथ टॉक कर रहे हैं, उनको सैंपल भेज रहे हैं, वो लोग मोटर्स बनाएंगे, हमको रिव्यू देंगे, देन हम लोग जो है वो लाइक 1.5 से 2 साल के अंदर हम लोग जो है वो इस मार्केट की तरफ ज्यादा इंक्रीज कैपेसिटी करने का देख रहे हैं। और टोटल कैपेसिटी का 5 से 10% हमारा जो है वो लाइक ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मतलब EV के लिए मेनली यहाँ पे होने वाला है, ये इंसुलेट वायर्स के लिए। ठीक है, चलिए बाकी कंपनी ने गाइडेंस क्या है दोस्तों यहाँ पे FY27 के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम ग्रोथ का कंपनी ने यहाँ पे जो है वो सेम जो 21% से वॉल्यूम ग्रोथ किया इन्होंने FY26 के अंदर, वही गाइडेंस कंपनी ने किया है कि इतना नॉर्मली हम कर लेंगे। उसके अलावा कंपनी कह रही है EBITDA पर टन तो 65K से 74K का यहाँ पे EBITDA पर टन करने का कंपनी ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है। और उसके अलावा अगर देखोगे आप लोग तो वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट के लिए इन्होंने बोला है कि जो इनके लाइक पेएबल डेज है उनको इंप्रूव करने का कंपनी देख रही है। और FY26 के अंदर इनके वर्किंग कैपिटल थोड़े से इंप्रूव भी हुए थे, आगे और इंप्रूव करने का कंपनी कह रही है। और इनका दोस्तों जिस तरीके का बिजनेस मॉडल है, B2B बिजनेस मॉडल है, तो और काफी हाई इन्वेंटरी वाला बिजनेस मॉडल है, तो इनको लाइक इन्वेंटरी में इनका पैसा लगा रहता है, रिसीवेबल्स में इनका पैसा लगता है, तो लाइक इनके लिए वर्किंग कैपिटल नॉर्मली ज्यादा रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है बिजनेस मॉडल की वजह से। बाकी एक्सपोर्ट क्या है, अभी 30% का एक्सपोर्ट कंपनी कर रही है अपने टोटल रेवेन्यू का। कंपनी का एम्बिशन है कि हम लोग टोटल रेवेन्यू का 40% एक्सपोर्ट से करेंगे, क्योंकि हायर मार्जिन है और वहां पे काफी स्मूथ बिजनेस है कंपनी के लिए। पहले 40% रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता था, वापस से अब कंपनी यहाँ पे उसी तरफ जाने का देख रही है। ठीक है, और दूसरा कंपनी कह रही है हम प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे जो हायर वैल्यू एडिशन वाले जैसे ये ट्रांसफॉर्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर जो वायर यूज होते हैं, ईवी मोटर्स के अंदर, या फिर जो एक्सपोर्ट है हमारा वो बढ़ाना चाहते हैं, जिससे क्या प्रोडक्ट मिक्स हमारा चेंज होगा तो मार्जिन से एक्सपेंशन काफी रैपिडली हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी का। ठीक है, बाकी कंपनी कह रही है यहाँ पे जो है वो वॉलेट शेयर हम लोग जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ वॉलेट शेयर
बढ़ाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है, जैसे कम लागत में ज्यादा माल स्केल करना, ठीक है, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जैसे ये ग्रीन कॉपर वगैरह का कर रहे हैं कंपनी। तो ये सारे प्लान है दोस्तों। ओवरऑल कंपनी की अच्छी बात ये है कि सिर्फ जो डिमांड है उसको नहीं देख रही है, लाइक हर एक चीज को ये कैटर करने का देख रहे हैं, हर एक चीज की तरफ कंपनी देख रही है, हर एक एस्पेक्ट को यहां पे कंपनी अच्छे से डिलीवर करना चाहती है। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो नए नए क्लाइंट्स यहां पे जोड़ने का ये लोग देख रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो एरियाज के अंदर मार्जिन एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे अलग अलग चीजों की तरफ देख रहे हैं, जैसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स यहाँ पे ज्यादा बेचने का देख रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट बनाने का सोच रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों, आगे जाके कंपनी अगर अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो तो डेफिनेटली इनके मार्जिन्स भी एक्सपेंशन होंगे। और डिमांड का तो इस देखोगे तो इस पूरे सिनेरियो में यहाँ पे डिमांड तो बहुत अच्छी है भाई इनके सेक्टर्स के अंदर, तो डिमांड का एज ऑफ नाउ कोई इश्यू नहीं है। बाकी देखेंगे आगे हम लोग। वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस में अगर कंपनी का मैं कंजर्वेटिव वैल्यूएशंस भी लूं FY27 के लिए, तो आप लोग देखोगे तो पिछले 6 महीने में इनका जो स्टॉक है वो 1.5 गुना हो गया है। लेकिन स्टिल अगर देखोगे आप लोग तो मैंने इनकी वैल्यूएशन थोड़े से कंफर्टेबल लगते हैं। अगर फॉरवर्ड भी FY27 का कंजर्वेटिव बेस पर भी मैं देखूं तो वो लगभग आई थिंक अबाउट 35 to 40 के बीच में आता है, ठीक है, और मैं काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेशंस लिया हूं तो भी, ठीक है। सो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको कल के जाके स्टॉक खरीद नहीं लेना है, ये स्टडी पर्पस के लिए अपने तरीके से भी आपको जो भी चेकलिस्ट है उसको देखना है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो देन आप लोग जो है वो निवेश करिए, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा दोस्तों एक सब्जेक्टिव डिसीजन होता है, मैंने हर वीडियो में बोला है। और डिस्क्लेमर यही है अगेन कि आप लोग जो है वो बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह के वीडियोस को ना लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोस्तों देखो एक आप स्किल डेवलप करो, ठीक है, इक्विटी रिसर्च का एक स्किल डेवलप करो आप अपने अंदर, ठीक है, अपने आप को उस काबिल बनाओ कि हर एक कंपनीज के बारे में आने वाले 2-3 क्वार्टर्स ट्रैक करो, जो भी आपको सेगमेंट्स पसंद है जहां पे अच्छी ग्रोथ है वो सेगमेंट्स, वो कंपनीज को आप लोग स्टडी करो। देन आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज होता रहेगा कि मार्केट कैसे काम करता है और बिजनेसेस को हम लोगों को कैसे देखना रहता है, ठीक है। बाकी हाँ, डिसीजन लेने को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन है कॉमेंट्स बॉक्स में पूछोगे, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। एंड एक्स के ऊपर मेरे को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिलता रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के। थैंक यू।